ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरे जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। হাঁটতে পারে না তৃণমূল, আমি পরিষ্কার আপনাদের বলেছি, আজকেই আমরা জিতে বসে আছি। এরপরে দুর্মুষ করবো, দুর্মুষ। यार वेस्ट बंगाल में मैंने सुना बड़ी बारिश हो रही है, बड़ा कीचड़ विचड़ हो गया वहाँ। कहीं इस कीचड़ में कमल तो नहीं खिलने वाला? महामानव जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने सुबह नी करके सारे देश के, समस्त देशवासियों के जो आपने कान 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 जो फाड़े हैं आपने, ये क्या था? ये मतलब ये कैसे काम करता है, क्या हुआ? मैं ये पूछ नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ये लोगों ने टेस्ट क्यों किया है? मतलब आप मुझे कह रहे हो कि जिस सरकार ने पुलवामा के बाद कुछ नहीं सोचा, जो सरकार गलवान पे चुप रही, जो पहलगाम पे भी मतलब क्या ही किया है सबको पता, इन्हें आज इस वक्त भरी दोपहरी में ये टेस्ट अलर्ट सिस्टम चेक करना था। मतलब आप सोचो, आज जब हमारे बॉर्डर पे टेंशन है, आज जब हमारे देश में पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो चुका है, आज जब हमारे देश में 1000 रुपए बढ़ा दिया एलपीजी एकदम चुनाव खत्म होते ही, आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, पेट्रोल में तो पकौड़े लग रखे हैं, ये लोग हमारी सेफ्टी चेक नहीं कर रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहना। ये लोग ये चेक कर रहे हैं कि इनके लिए जब आपदा आए तो क्या सिस्टम उनका अफसर बन सकता है। तुम लोग खुद सोचो ना, जिस देश में ट्रेनें लेट होती है, ट्रेनें पटरी से गिर जाती है, अलर्ट नहीं आता। जिस देश में ब्रिज गिर जाते हैं, मेट्रो की स्लैबें गिर जाते हैं, अलर्ट नहीं आता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पहले रवि चच्चा की बात सुनिए आप लोग। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अडानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। क्या हालत कर दिए हैं बेचारे का। चच्चा तुम टेंशन ना ही लो, हम बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अच्छा, पहले हम वहां पहुंच के खाने खाए, ठीक है। उसके बाद में हम पायल बीड़ी पीऊंगा, थोड़ा घुमाई फिराई करेंगे, फिर अच्छा जी। उसके बाद में हम सब्जी कचौड़ी खाएंगे। जब ढंग से पेट भर जाएगा फिर शांति से हम तुमको पहलेंगे। हम मानता हूँ कि तुम्हारे पास में कंटेंटवा का अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन चच्चा ऐसे अंधेरे में तीर ना ही छोड़ा करते, नहीं तो घूम के वो तुम्हारे हमें ही लग जाएगा, ठीक है। जय राम जी की। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम लड़ने जानता है। और जो हमारे साथ लड़ेंगे उसको हम दिखा देगा। देखो इतना बारिश हो रहा है और कोई पार्टी ये मीटिंग नहीं कर सकता है, खाली तृणमूल कर सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा देश में है। देखते हैं जोर किसका, बाजू एक कतील में है। हम लड़ेंगे और हम ये विश्वास करते हैं। 30 अप्रैल की रात को ममता बनर्जी ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच जाती है। सखावत मेमोरियल स्कूल कलकत्ता का भवानीपुर। करीब 4 घंटे वो ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर बिताती हैं। 1 मई को रात को 12:07 पे वो बाहर आती है। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऑपोजिशन वाले कई जगह पे ईवीएम के साथ टैंपरिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वो मौके पे खुद पहुंच गई चेकिंग करने के लिए। इस पर बीजेपी के भवानीपुर के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके लिखा कि जब तक ममता बनर्जी ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद थी, मेरे इलेक्शन एजेंट सूर्य अनिल दास ममता बनर्जी पे नजर रखे हुए थे। एक और ड्रामा ये हो गया कि ममता बनर्जी वहां पे एक व्हीकल के साथ पहुंची थी। बीजेपी वर्कर ने उस व्हीकल को रोक लिया और वर्कर्स कहने लगे कि ममता बनर्जी इसमें डुप्लीकेट मशीन लेके आई हैं, जिससे वो वोट टैंपरिंग कर सकती हैं। अब ये बात तो वेस्ट बंगाल वाले बताएंगे कि कितना सच है कितना झूठ है। डिप्रेशन, मिड डे मील का पैसा नहीं देते, बच्चे खा नहीं पाते। ममता जी प्रोवाइड कर रही है ना सब कुछ, तो ये उनका यही है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए। बंगाल के लोग हमको वोट नहीं देते, हम बंगाल को नोट नहीं देते। ममता दीदी के साथ साथ बांग्लादेशी सरकार भी डरी हुई है। बांग्लादेशी का जो एक सांसद है वो क्या कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई वेस्ट बंगाल में तो हमें बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि वहां के जितने भी इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी आए हुए हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में वोट के लिए, जो दीदी ने बुलाए थे, वो सारे बीजेपी आते बीजेपी वाले को सबको वापस भेज देगी, भैया इलीगल तरीके से आया वापस जाओ, ठीक है। वो एसआईआर वगैरह वो इसीलिए हुआ था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहां का क्या सांसद, उसको भी क्या मोदी ने खरीद लिया, मोदी जी ने खरीद लिया क्या उसको भी?
जो लोग कहते हैं ना यहाँ के टीएमसी पार्टी, ये जो अदर कांग्रेस और जो सपा वाले जो कहते हैं कि अरे ये तो एक प्रोपोगेंडा है बीजेपी वालों का, नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। बात है इलीगल तरीके से वहां से बुलाना हमारे देश में और वोट के लिए उनका यूज करना। और वो लोग फिर क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोगों के साथ में, वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ में किस तरीके से वो मतलब क्या क्या अत्याचार कितना कुछ करते हैं, और फिर हमारे लोग हेल्प के लिए जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक है, वोट बैंक के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ, तो ये हो रहा है। तो वहां के साथ साथ ममता दीदी तो डरी हुई है, वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपकी क्या राय इस बारे में, आप जरूर बताएं। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन तो एक मजाक बन के रह गया, लोग सीरियस ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने 15 पोलिंग बूथ पे फिर से वोट करवाने के लिए बोला है। मगरा, डायमंड हार्बर जैसे एरियाज के पोलिंग बूथ का नाम इसमें है, क्योंकि काफी सारे बूथ से कंप्लेंट आई थी कि ईवीएम के जो बटन है उन पे टेप्स लगी है, इंक्स लगी है। लोग बटन कौन सा दबा रहे हैं और बत्ती किसी और बटन की जल जा रही है। कुछ जगह कैंडिडेट्स के नाम ही नहीं दिख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हमें जिसे वोट करना है वो तो यहाँ है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि हम वोट देने आए थे कि पजल सॉल्व करने आए थे। और सब लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं होता है जिसमें बच्चे कहते हैं कि मैडम ये वाला काम तो इसने खराब कर दिया, लेकिन ये वाला जो है ये मैंने किया मैडम। खैर, मैडम से याद आया, ये ममता मैडम भी 4 घंटे तक कल स्ट्रॉन्ग रूम में बैठी रही थी। रात में करीबन 12:30 बजे बाहर निकली है। हाँ, वही स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ इलेक्शन के बाद सारे ईवीएम मशीन सील करके रखे जाते हैं। नहीं मतलब मैं कुछ नहीं कह रही, बैठी हूँ यार, टेंशन में हूँ यार, उतना बड़ा दिन है उनके लिए। लेकिन यहाँ जाना पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अलाउड नहीं है। अब देखना यह है कि ये 15 बूथ पे और कितनी बार वोटिंग होगी। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। सुबह सुबह पूड़ी के साथ गांजे का हलवा पेल दिए हो क्या? 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? ऐसे किसी भंड आदमी की वीडियो देख के गरियाएंगे, गालियां देंगे, और क्या करेंगे? तुम आज फिर से दवाई नहीं लियो ना? साला 14 दिन पुरानी जलेबी सपरेटा दही के साथ लपेट दो तो दिमाग में ऐसे ही चुतियापे के झाग पैदा होते हैं। काट रहे हैं कि 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अडानी ग्रुप ने बनाया है, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। अभी किसी ऑपोजिशन पार्टी के नेता ने उद्घाटन किया होता तो ये फायदे गिना रहे होते कि 5 घंटे पहले पहुंच के आप ब्लैक होल में भी जा सकते हैं, वो भी पैदल। मतलब क्या सोच है इस आदमी की कि 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? तुम गाड़ी से क्यों आ जा रहे हो? पैदल निकलो, रेंग रेंग के जाओ। तुम कौन सा जल्दी पहुंच के चांद चाटे ले रहे हो कि सूरज लीले ले रहे हो यार? उसके बाद इसी के रंगीले के फॉलोवर बताने कि इंडिया जापान से पीछे क्यों है टेक्नोलॉजी के मामले में। इसीलिए पीछे है क्योंकि ये यहाँ है। ये जापान चला गया ना, जापान उठ के नेपाल में चला जाएगा। उल्टी सीधी बातें, पता नहीं क्या क्या लॉजिक, क्या क्या रीजन देता। 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? अरे ये सब मत करवाया करो यार। मुझे लगा ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। मुझे लगा साला इतनी जगह से सायरन बज रहे कि साला तू बहुत वीडियो बनाता था हमारे खिलाफ। एक तो 2-3 फोन है वो बज रहे, घर में सारे फोन बजने लगे। ऐसा लगा इधर से हमला हो रहा, उधर से भी हमला हो रहा। और वैसे भी कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी अलर्ट में रहते हैं यार, उन्हें अलर्ट करने की जरूरत नहीं। और मैं तो एग्जिट पोल भी नहीं मानता ना, मैं ग्राउंड रिपोर्ट उतनी सुनता हूँ। और थोड़ा सा शक तो अमित शाह को भी होगा कि 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं। तो यार ऐसी जब ये अलर्ट बजते हैं ना तो थोड़ी सी तो फट जाती है। आप बताओ कि आपको अलर्ट सुन के कैसा लगा? क्योंकि जिन लोगों के अलर्ट नहीं आए ना उन्हें सीधे परीक्षा लेने सरकार बॉर्डर पे भेजने वाली है। दोस्तों, कल से चचा की ऐसी रेलाई कर रखी है इंटरनेट पे लोगों ने कि बस पूछो मत। धोबी घाट पे कपड़ा भी ऐसा नहीं धुलता जैसा इंटरनेट पे चचा धुल रहे हैं। कल से चचा ने कह दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे बना है। पहले लोग 11 घंटे में पहुंचते थे, अब लोग 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 5 घंटे पहले जाके क्या करेंगे वहां पे? मोदी जी ये भी तो बताओ। और उसके बाद से भैया लोगों ने चचा को ऐसा रेला है कि बस पूछो मत। कोई कह रहा है कि तुमने इस दुनिया में पहले आके ऐसा क्या उखाड़ लिया। कोई कह रहा है कि 5 घंटे पहले जाके तुम्हारी अम्मा का नाच देखेंगे। दोस्तों, ये भी कोई बात हुई? ऐसे कौन रेलाई करता है भैया? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस जन भागीदारी में मैं भी भागीदार बनने की कोशिश करता हूं। चचा को चचा की भाषा में ही समझाने की कोशिश करता हूं। चचा इधर तो आओ। अरे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, चचा इधर आओ। अरे आ जाओ। हाँ देखो चचा, मोदी जी जो है ना, ये बना रहे हैं लोगों का पागल। कोई पहले नहीं पहुंच रहा वहां पे। अगर कोई सुबह चल के पहले 4 बजे पहुंचता था तो अब भी वो 4 बजे ही पहुंचेगा। चचा इनको पता ही नहीं है मोदी जी को कि भारत के लोग कितने आलसी हैं। अरे हम निकलेंगे ही 5 घंटे लेट अपने घर से, पहुंचेंगे अब भी हम 4 बजे ही। कोई पहले नहीं पहुंच रहा चचा, कोई पहले नहीं पहुंच रहा। आप इतना मत घबराओ और लोगों की बात पे ध्यान मत दो। ये लोग बहुत बदमाश हैं, आपको गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। जब से मैथिली ठाकुर एमएलए बनी है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। बेचारी को एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक प्लान प्रोपेगेंडा? हैरानी होती है देखकर कि एक 25 साल की लड़की जो अपने दम पर पहले म्यूजिक और अब पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हुई, उसे सिर्फ इसलिए नीचे खींचने की कोशिश हो रही है क्योंकि कुछ लोग उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आजकल हर दिन सोशल मीडिया पर एक नया झूठ फैलाया जाता है। मैथिली ने ये बोल दिया, मैथिली ने वो कर दिया। जरा इन ट्वीट्स को देखिए, कैसे खुलेआम उनके नाम से फेक स्टेटमेंट वायरल किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 पोस्ट नहीं है, ऐसे ढेरों अकाउंट्स हैं जो जानबूझकर मैथिली को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे हद तो तब हो गई जब रोहिणी सिंह जैसी सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बिना सोचे समझे ऐसी फेक न्यूज को रीट्वीट कर दिया। मतलब एक जर्नलिस्ट होकर भी आप बिना वेरीफाई किए झूठ फैला रही हो। क्या आप एजेंडा सच में भी बड़ा हो गया है? सच तो ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। मैथिली को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि उनकी इमेज और खराब की जा सके। जब तक मैथिली के ओरिजिनल अकाउंट से कोई बात सामने ना आए तब तक ऐसी खबरों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये सब सिर्फ उन्हें गिराने का तरीका है। इस देश को बचाना है। अब बात नई दिल्ली की या वाराणसी की नहीं है। वाराणसी के लोगों से ये अपील करने जा रहा हूँ
कि अगर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिता के भेज दिया, ये देश नहीं बचेगा। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है। अगर आप किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को जानते हैं तो उनके नाम के आगे रवीश कुमार जी को टैग करिए, क्योंकि रवीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खो चुका है। अब हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, जिससे 11 घंटे का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा होगा, यानी 5 घंटे व्यक्ति के बचेंगे। लेकिन अभी उद्घाटन पाकिस्तानी सरकार ने तो किया नहीं, तो रवीश कुमार और उनकी सोशल मीडिया की संतानों को दिक्कत होनी थी। और इस बार रवीश कुमार की तकलीफ है कि व्यक्ति 5 घंटे पहले प्रयागराज पहुंच के करेगा क्या। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। अब आप सोचिए कि अगर व्यक्ति जल्दी सफर पूरा कर रहा है तो उससे भी इनको दिक्कत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस ब्रिज का उद्घाटन भाजपा और मोदी सरकार ने। अब आप कमेंट सेक्शन में इन्हें बताइए, रवीश कुमार जी को टैग करिए कि आप 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे। सर मैं वोट देकर आई हूँ, सब मुझसे बस यही पूछ रहे हैं कि मैंने किसको वोट दिया है। अब मैं बताती हूँ मैंने किसको वोट दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।